स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 10 डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम पहले हमने चैप्टर 9 डिस्कस किया था, आज चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अब कोशिश करेंगे कि इसके बाद के जो लेक्चर्स है आपको वो टाइम टू टाइम मिलते रहें, इतना ज़्यादा डिले ना हो। तो हमारा पहला टॉपिक है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अगर हम चैप्टर 9 को थोड़ा सा रिमाइंड करें तो चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में। अब ये जो काले पॉलिश वाले बर्तन होते थे इसमें जैसा कि लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, साथ ही में ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ बनाई जाती थी क्योंकि उस समय इनका बहुत ज़्यादा उपयोग था। साथ ही में मनके भी बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन। अब मनके का प्रयोग जो है वो घर में सामान जो भी होता था उसे स्टोर करने के काम आता था। जैसे मान लीजिए गेहूं वगैरह कुछ भी समथिंग हो गया, उसे स्टोर करने के काम आता था। अब ये जो थालियां और बर्तन कटोरी वगैरह हैं ये हमें उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। जब किसी स्थल की खुदाई की गई वहाँ से कुछ साक्ष्य हमें मिले, कुछ सोर्सेस मिले तो हमने उनका पुरा स्थल नेम दिया। लेकिन आखिर हमारे पास ये अनुमान हमें लगाना आवश्यक है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये आखिर वहाँ से पहुँचती कैसे थी। तो लोग जो हैं, हो सकता है जहाँ ये व्यापारी अलग अलग जगह इन वस्तुओं को अलग अलग जगह ले जाकर बेचते रहे हों या फिर वहाँ के लोग इस्तेमाल करते रहे हों। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च, ये जो थे ये कीमती पत्थर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे दक्षिण भारत में। साथ ही में भारत और रोम का जो व्यापार था वो भी बहुत अच्छी मात्रा में होता था। इनके मध्य ये एक फ्रेंडशिप राज्य हुआ करते थे। जो रोमवासी थे, रोमवासियों में रोम में बहुत ज़्यादा काली मिर्च की डिमांड हुआ करती थी। अब वो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है वो काफ़ी ठंडी होती है और जो काली मिर्च होती है वो काफ़ी गर्म होती है। तो इसलिए उनके लिए, जैसे आप कह सकते हैं हमारे इंडिया में सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वैसे ही रोम में काली मिर्च की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और वो लोग इसे काले सोने का नाम देकर बुलाते थे। व्यापारी ये जो सामान जितने भी हुआ करते थे, अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया से कोई भी गुड्स जा रहा है रोम, तो वो समुद्री जहाज़ों के माध्यम से जाता था, सड़कों के माध्यम और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचते थे। साथ ही में दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अगर एग्ज़ाम में साक्ष्य पूछा जाए कि ऐसा हमारे पास क्या साक्ष्य अवेलेबल है जिसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया का व्यापार जो है वो रोम से चलता था, तो दक्षिण भारत में हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिक्के मिलते हैं हमें जब खुदाई की गई वहाँ की, जिससे ये फील होता है वो डेफिनेटली रोम के हैं। तो ये पता चलता है कि यहाँ से हमारा रोम से जो साम्राज्य था, रोमन एम्पायर था, वहाँ से हमारा व्यापार बहुत अच्छी मात्रा में होता था। व्यापार से जुड़ी एक कविता एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, रीड भी नहीं करना है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं। अब जब ये व्यापार किए गए तो अब कभी कभी जैसे हमारे पूरी जलवायु पूरे तरीके से हम डिपेंडेंट जो हुआ करते हैं, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पूरे तरीके से मॉनसून पर डिपेंड किया करते थे। अगर मॉनसून अच्छा होता था तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती थी, अगर अगर मॉनसून गड़बड़ होता था तो अगर कृषि वगैरह में भी किया जाए रिलेट तो अकाल पड़ जाता था। साथ ही में यात्री वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरे रहते थे। तो व्यापारी कई समुद्री व्यापारियों ने जब व्यापार करते थे तो काफ़ी सारे समुद्री रास्ते खोज निकाले। कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करके जाते थे। अब यहाँ पे जो नाविक होते थे वो बहुत ही जल्दी मॉनसून का फ़ायदा उठा लेते थे। अब मॉनसून का फ़ायदा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी और मॉनसून अच्छा चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो वो उसे उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ वो जो है चलना पसंद करते थे। ये मानसून होता था, जब हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ाएगा चैनल में, आप हमारे चैनल में ज्योग्राफी भी कवर की जाएगी, तो उसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे कि मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। ये मानसून क्या होता था, किस किस प्रकार का होता था, दक्षिणी मानसून क्या है, पश्चिमी मानसून क्या है,
पवने क्या है, पवनों में अलग अलग जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें डिस्कस करना है समुद्र तटों से लगे राज्य की, समुद्र जो तट थे, जो एरियाज था, उसके आसपास कौन कौन से राज्य थे। तो अगर हम एक उपमहाद्वीप जो है वो बहुत बड़ा, दक्षिणी भाग का एक बहुत बड़ा तटीय प्रदेश होता था। तटीय प्रदेश का मतलब है कि किनारे से लगा हुआ प्रदेश, इसमें बहुत सारे पहाड़, नदियाँ और पठार थे। अब नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का सबसे उपजाऊ मैदान था, और याद रखिएगा हमेशा जो रिवर के किनारे वाला एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ जो कृषि होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही में और भी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें कृषि की, पशुपालन की, उसके अलावा अभी और भी जो कार्य होते हैं वो सारे बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों में जो राजा थे उनके पास धीरे धीरे संपत्ति और शक्ति होती गई, और यहीं पे हमें जो संगम कविताओं में मूविंदार की चर्चा मिलती है। जो संगम पर कुछ कविताएं लिखी गई तो उसमें हमें एक मूविंदार शब्द की चर्चा मिलती है। अब एक आखिर ये मूविंदार शब्द क्या है, तो मूविंदार जो है ये एक तमिलियन वर्ड है। अब ये तमिलियन वर्ड है जिसका मूविंदार का तमिलियन में मीनिंग होता है तीन मुखिया। यानी यहाँ से हमें एक बात का पता चलता है कि जब समुद्र विकसित हुआ, लोग विकसित हुए, तो अब धीरे धीरे उनका एक राजा भी होने लगा। तो यहाँ पे हमें तीन मुखियों की बात मिलती है, जिसका प्रयोग एक तीन शासक के परिवारों के लिए किया गया है। अब ये तीन शासक आखिर कौन कौन से थे? चोल थे, चेर थे, पांड्य थे। अब चोल, चेर और पांड्य के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी चोल, चेर और पांड्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका इतिहास जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जिन्होंने 23,000 साल पहले तक दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक जो थे वो माने जाते थे। अगर हम 2300 साल पहले की अगर बात करें, वो भी साउथ इंडिया में, तो हमें जो मूविंदार शब्द मिलता है वो चोल, चेर और पांड्य तीन मुखियाओं के लिए मिलता है। ये जो थे अलग अलग सत्ताओं से केंद्रित थे, साथ ही में दक्षिण भारत के तटीय हिस्से में, और दूसरा जो था वो काफ़ी अंदरूनी हिस्से में था। इनके बारे में अगर हम देखें तो 6 केंद्रों में से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसमें जैसे अगर हम चोलों का पत्तन, पुहार या फिर कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, ये सारी प्लेसेस थी साउथ इंडिया में। आगे हम इनके बारे में जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मैं मैप के साथ आपको पढ़ाऊंगी पूरा, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। उस समय अगर हम आज से 2300 साल पहले की बात करें तो उस समय टैक्स नाम की चीज़ें नहीं थी। जैसे आज प्रॉपर एक टैक्स वसूला जाता है, उसके कुछ टाइम आने के बाद भी राजाओं से टैक्स वसूला जाने लगा था। तो उस समय जो लोग थे उनसे टैक्स नहीं वसूला जाता था, बल्कि उपहारों की मांग की जाती थी। ये उपहार जो हुआ करते थे वो प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ करते थे, कोई अपनी मर्जी से दे सकता था जिसे जितना भी देना है। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल जाते थे, और जब कोई भी राजा यानी चोर, चेल और पांड्य के जो शासक थे वो जब अभियानों पे निकल जाते थे तो उनके आसपास के इलाकों से वो शुल्क वसूल लेते थे, लेकिन उनके राज्य की जो जनता थी उससे शुल्क की मांग नहीं की जाती थी, उससे टैक्स की मांग नहीं की जाती थी। अब ये जो टैक्स आसपास के इलाकों में जाते थे, उससे जो भी रेवेन्यू उन्हें जनरेट होता था तो वो अपने जितने भी कार्य होते थे वो सारे कार्य कर लेते थे अपनी जनताओं के लिए। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसाएं की हैं और कविताएं भी लिखी हैं, जो उन्हें जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या फिर सुंदर कपड़े दिया करते थे। उन पर कविताएं वगैरह भी लिखी गई हैं। इससे हमें उस टाइम की सिचुएशन का पता चलता है कि उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों का नेतृत्व करते थे। जैसे आज अगर हम बात करें तो आज हमारे देश में, हमारा देश जो है वो आज़ाद है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में भी आज भी राजा होता है, लेकिन आज भी हम उसे प्राइम मिनिस्टर का नाम देते हैं। लेकिन जो राजा होता है वो डिक्टेटरशिप नहीं होता है, वो डेमोक्रेसी से कार्य करता है। यहाँ पे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो उस समय भी जो राजा था वो काफ़ी ज़्यादा जनता में प्रचलित हुआ करता था। कुछ अच्छे राजा भी हुआ करते थे और कुछ डिक्टेटरशिप राजा हुआ करते थे जो अपनी जनता की नहीं सुनते थे।
अगर इसके लगभग हम यानी 2300 ईयर्स के 200 बाद अगर हम देखें तो पश्चिम भारत में हमें सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सातवाहन वंश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वंश था। सातवाहनों वंश में सबसे जो प्रमुख राजा था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में गौतमीपुत्र सातकर्णी एक शासक हुआ करता था। इसके बारे में जो हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है वो इसकी माता गौतमी बलश्री के नाम से मिलती है। देखिए प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी नेम हुआ करता था। अगर हम सातवाहन वंश में देखें तो जितने भी जो राजा मिलते हैं उन सभी राजाओं के नेम के आगे उनके मदर्स का नेम मिलता है। तो गौतमी बलश्री जो था वो सातकर्णी के मदर का नेम था, इसीलिए इसमें लगा हुआ है गौतमीपुत्र, यानी गौतमी का पुत्र सातकर्णी, अगर इसे हम इसका मीनिंग देखते हैं। साथ ही में इसमें भी कुछ सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी भी कहे जाते थे। दक्षिण में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रोल निभाया, काफ़ी अच्छे से कार्य किया। पूरे दक्षिण क्षेत्र में इन्हें नेम जाना जाता था। सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी और वहाँ पर जितने भी एरियाज़ थे उन एरियाज़ को जीता और एक अपना बहुत बढ़िया इतिहास बनाया। उसके बाद रेशम मार्गों की कहानी, रेशम मार्गों की भी अगर हम बात करें तो रेशम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रचलित था। इसमें कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी जो कपड़े हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा समाज में बहुत ज़्यादा बहुमूल्य माने जाते थे। बहुमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, ये कपड़े जो थे ये बहुत ज़्यादा डिमांड में हुआ करते थे। साथ ही में इनका रेट जो था वो भी ज़्यादा हुआ करता था। और रेशमी जो था, रेशम का आप लोगों ने धागा अगर देखा होगा तो इससे बनाना भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हुआ करता था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर फिर पहले सूत की कटाई की जाती थी, फिर इसका कपड़ा बुना जाता था। रेशम के कपड़े बनाना भी एक काफ़ी बड़ी जटिल प्रक्रिया हुआ करता था। अगर हम रेशम के आविष्कार की बात करें कि सबसे पहले रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ, तो सबसे पहले चीन में करीब यानी आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था। तो सबसे पहले अगर रेशम का आविष्कार हुआ था तो वो हुआ था चीन में या चाइना में। इस तकनीक का उन्होंने हजारों साल इस तकनीक को ऐसा कहा जाता है कि जो रेशम के कपड़े बनाने की जो तकनीक थी वो इन्होंने हजारों सालों तक लोगों से छुपाए रखा, बाकी दुनिया से छुपाए रखा। उसके बाद चीन ने पैदल, घोड़ों और ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे, वो कपड़े ले जाते थे। साथ ही में जिस रास्ते से लोग यात्राएं किया करते थे उस मार्ग को कहा जाता था रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ करता था, जिस मार्ग से वो लोग रेशम लेकर जाते थे। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को भी उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। जो चीन के शासक थे, क्योंकि ईरान से भी इनका काफ़ी अच्छा व्यापार चलता था, यहाँ से रेशम के बारे में अब हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? पश्चिमी एशिया, जो ईरान के लिए भेजा करते थे। तो फिर यहाँ से पश्चिम की ओर ये जानकारी फैल जाती है और 2000 साल पहले रोम के जो शासकों और जो धनी लोग थे उसमें रेशमी कपड़े पहनना एक जो था वो फैशन बन चुका था। अब मान लीजिए किसी का फैशन बन चुका है तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, अगर तो उसके पास पैसे वगैरह हैं तो वो ईज़िली परचेज कर लेगा। लेकिन बहुत सारे हम देखते हैं कि यहाँ से लाने में कोई ख़रीदने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक जो लाने वाला मार्ग था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि चीन से जब इन वस्तुओं को लेकर आया जाता था तो पहाड़ी और काफ़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। और जब रेगिस्तानी यात्रों से तो इसके आसपास के जो रहने वाले लोग थे वो व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे कि आप हमें टैक्स पे करिए, आप हमारे एरिया से गुजर रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको इसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिससे सिल्क रूट पर उनकी शाखाओं को यहाँ पे हम देखेंगे कि जब दिखाया गया तो वो यहाँ पे नियंत्रण करना चाहते थे और जिन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था तो उन्होंने भी सोचा कि हमारे लिए कोई एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहाँ से हम ईज़िली नियंत्रण कर सकें, ईज़िली कार्य कर सकें। तो इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए जो है लाभ मिलता था। बदले में ये शासक जो हुआ करते थे इन व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरने वाले
लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, क्योंकि ये जो एक व्यापारी वर्ग हुआ करता था, ये व्यापारी वर्ग कार्य करता था, लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करता था, सामान लाता ले जाता था। तो जिन भी रास्तों से गुजरता था, जिस जिस शासक का वो राज्य पड़ता था, तो उसे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, और बदले में वो जो राज्य हुआ करता था उन्हें सुरक्षाएं प्रदान करता था लुटेरों के आक्रमण वगैरह से। शुल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे कुषाण शासक। कुषाणों के बारे में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कुषाणों का इतिहास क्या क्या रहा, इनके क्या उपलब्धियां रहीं। तो अगर हम लगभग आज से 2000 ईयर पहले की बात करें तो मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन हुआ करता था, कुषाणों का शासन हुआ करता था। साथ ही में पेशावर और मथुरा जो था ये उनके कुषाणों के काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। कुषाणों के शासनकाल में हम देखते हैं सिल्क रूट की एक शाखा जो थी वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के आसपास तक जाती थी। यहाँ से जहाज़ों में रेशम पश्चिम की ओर से रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो जो भी रेशम हुआ करता था वो पश्चिम से रोमन तक साम्राज्य तक पहुँचता था। इसी उपमहाद्वीप में सबसे पहले हमें सोने के सिक्के जारी करने वाले जिन राजाओं की जानकारी मिलती है वो थे कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी जो थे वो इन कॉइन्स का उपयोग किया करते थे। आगे हमें टर्म आता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। तो बौद्ध धर्म में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सांची के स्तूप की एक मूर्ति पाई गई है। सांची जो है विदिशा एमपी में है। यहाँ इसमें दिखाया गया है, ये इमेज भी दिखाई गई है, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की इमेज दिखाई गई है। आगे कर कुषाणों में हम सबसे जो फेमस राजा हुआ है वो हुआ है कनिष्क। उसने करीब 1900 ईयर पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद में काफ़ी सारे व्यक्ति हुआ करते थे जो मिलकर कार्य करते थे, जिसमें काफ़ी सारे विषयों पर मिलकर चर्चा की जाती थी, कभी धर्म के विषय पर, कभी सामाजिक विषयों पर, कभी शैक्षणिक विषयों पर। तो बुद्ध के जीवनी में हम देखते हैं बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि जो हैं बुद्ध पर जीवनी लिखी गई बुद्ध चरित्र, उसके रचनाकार हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क शासक हुआ करता था, जो कुषाणों में सबसे फेमस राजा हुआ, वो उसी के दरबार में रहते थे अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने भी संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब बौद्धिज्म के बारे में लिखा गया तो अश्वघोष के साथ ही साथ और भी जो विद्वान थे उन्होंने बुद्ध के बारे में लिखना चालू किया। उसके बाद गौतम बुद्ध के डेथ के बाद दो सेक्ट बन जाते हैं, हीनयानी और महायानी। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो थी वो महायानी का विकास होता है। अब जो महायानी और हीनयानी वो भी यहीं पर बता देती हूँ कि कौन हुआ करते थे। अभी हमने बात की महायानियों का विकास होता है। इनमें दो विशेषताएं पाई जाती थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति जो फिर संकेतों के माध्यम से ही ओनली दर्शाई जाती थी। यानी जैसे अगर हम देखें निर्वाण प्राप्ति के बाद पीपल के पेड़ की मूर्ति को दर्शाया गया था। साथ ही में कुछ प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। प्रतिमाएं ज़्यादातर जो बनाई जाती थी वो मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाती थी। दूसरा परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो हमें बोधिसत्वों में मिलता है। बोधिसत्व जो था वो जिसे भी ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी तो ज्ञान प्राप्ति में वो एकांतवास कर सके, विचार कर सके, तो साधना कर सकते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा करने की बजाय जिन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने बोधिसत्व में रहने की बजाय बल्कि लोगों को शिक्षा देने और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने पर बल दिया। धीरे धीरे बोधिसत्व की जो पूजा थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी पहुंच गई थी। चाइना में भी अगर हम देखें तो बौद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुफाएं खोली गई थी। अगर हम देखें तो हज़ारों की मात्रा में गुफाएं खोली गई थी। ये हमें कुछ गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं जो उस समय बनाई गई थी महायानी सेक्ट के द्वारा। तो ये जो लोग थे इन्होंने बौद्ध की मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। इसमें कुछ मूर्तियाँ जो हैं वो राजाओं और राजा रानियों के आदेश पर बनाई जाती थी, कुछ व्यापारियों और कृषियों की।
साथ ही में इसमें गुफाएं भी बनाई जाने लगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर अगर हम देखें कहाँ का प्रचार प्रसार होता है इसका, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये कुछ क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उसके बाद हमें ये कार्ली की गुफा देखने को मिलती है महाराष्ट्र में, जो बौद्धिज्म को का प्रचार प्रसार करने को बनाई गई थी। थेरवाद नामक एक सेक्ट आता है, इसने बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, काफ़ी ज़्यादा इसने विकास किया। उसके बाद हम तीर्थयात्री कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो प्रार्थना करने के लिए काफ़ी एक पवित्र जगहों पर जाया करते थे, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है या जहाँ से हमें मंदिर वगैरह मिलते थे। तो अगर हम तीर्थयात्रियों की जिज्ञासाओं के बारे में, तीर्थयात्री जो हुआ करते थे वो दूसरे देशों से कुछ जानने के लिए ही आया करते थे। तो दूर दूर से जहाज़ों वगैरह से लोग यात्रा करने आते थे। कुछ लोग भारत की यात्रा करने आए। चीनी बौद्ध यात्री फासियन, कुछ लोग जो आए उसमें से चीनी यात्री एक था। बौद्ध तीर्थयात्री फासियन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, जो करीब लगभग 1600 साल पहले आया था। स्वेन त्सोंग जो था वो 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब उसके 50 साल बाद लगभग जो है वो इत्सिंग भारत आता है। तो ये 2-3 तीर्थयात्री रहे हैं जो इंडिया में आते हैं चाइना से और काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। ये जो थे ओनली भारत में जितने भी मठ प्रसिद्ध हैं बौद्धिज़्म के लिए, उन मठों को देखने आए थे, उनका विवरण करने आए थे कि आखिर ये किस किस प्रकार से बनाए गए हैं, इनकी क्या क्या खासियत है। तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने उससे रिलेटेड सारी यात्राओं का वर्णन भी किया। यहाँ पे ये जो भी यात्राएं थी जिसके दौरान इन्हें जो भी मुश्किलें आईं या जो भी सिचुएशंस रही, इन्होंने सभी के बारे में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से लिखा है। जिन देशों में मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में भी उन्होंने लिखा, किताबों में भी लिखा। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है फासियन जो है ये चीन वापस कैसे लौटा। तो फासियन के बारे में अगर हम देखते हैं, चीन वापस लौटने के लिए ये बंगाल की यात्रा शुरू करता है, व्यापारियों के साथ जहाज़ में पहुंचता है। उसके अनुसार वो 2-3 दिन ही चल पाते हैं, जो जहाज़ होता है वो तूफ़ान में वो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी सारी वो पांडुलिपियाँ वगैरह भी लेकर चलता है, जिसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। जब स्वेन त्सोंग जो था ये भूमार्ग कौन सा एरिया था, उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटता है। तो उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की जो मूर्तियाँ थीं, बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ उसने एकत्र की थी। हमने पहले वाले चैप्टर्स में पांडुलिपियों के बारे में डिस्कस किया था कि पांडुलिपियाँ क्या होती थी। इन्हें वे 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। जो उसने 600 लगभग पांडुलिपियाँ इकट्ठा की थी, तो उनके लिए वो 20 घोड़ों पर लाद कर ले जाता है, चाइना ले जा रहा था। और इसमें से जो 600 में से जो 50 पांडुलिपियाँ थीं वो उसकी खो गई थी। जब वो सिंधु नदी को पार कर रहा था तो उसकी नाव जो थी वो पलट गई थी और उसकी पांडुलिपियाँ आधी गिर गई थी। तो और जितनी पांडुलिपियाँ उसकी बची हुई थी वो उसने वहाँ जाता है चीन में और उनका संस्कृत में अनुवाद किया। उसके बारे में जब नालंदा के बारे में अगर हम देखें तो स्वेन त्सोंग जो था वो एक तीर्थयात्री था, वहाँ रुकता है। उसके बारे में तो उसने नालंदा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। स्वेन त्सोंग जो है वो कहता है कि अगर हम नालंदा के बारे में बात करें तो नालंदा जो है एक विद्या केंद्र है। नालंदा जो है वो आज प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। यहाँ के वो शिक्षकों के बारे में बात करता है, उनकी योग्यताओं के बारे में बात करता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो एजुकेटेड हुआ करते थे। यहाँ के टीचर्स एक दूसरे का यहाँ पे कंसर्न हुआ करता था। फिर धीरे धीरे देखते हैं हम कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं का भी चलन हो गया था। लोग जो थे वो देवी देवताओं की भी पूजा करने लगे थे। बाद में ही हम देखें कि हिंदू धर्म जो था ये भी एक धर्म के रूप में बनकर आता है। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं स्टार्टिंग में शामिल थे। वराह के रूप में विष्णु को माना जाता है। एरन के मध्य प्रदेश के एक शानदार मूर्ति जो है विष्णु की मूर्ति के रूप में वराह के रूप में मिली है। विष्णु की जो मूर्ति है वो वराह के रूप में मिली है। इसे आगे हम चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में कि आखिर ये क्या हुआ करता था।
तो पुराणों में अगर हम देखें तो जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु जो थे ये वराह का रूप धारण करते हैं और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में माना जाता है कि जो यहाँ पे पृथ्वी को शो किया गया है वो एक लेडी के रूप में किया गया है। तो ये हमें माइथोलॉजीज में मिलती हैं, यानी ये पौराणिक कथाएं हैं। इसमें ये तो हमें भी नहीं पता है कि कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि उस समय जो लोगों ने देखा वो लिख दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल सही रही हों। पौराणिक कथाओं में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, इन देवी देवताओं की पूजा जो है वो भक्ति परंपराओं के माध्यम से की जाती थी। उस समय जो भक्ति थी, अगर हम भक्ति की मीनिंग को देखें तो ये किसी देवी या देवताओं के प्रति जो श्रद्धा हुआ करती थी उसी को भक्ति कहा जाता था। जो भी भक्ति का मार्ग जो हुआ करता था वो सभी के लिए खुला हुआ करता था। उसे कोई भी भक्ति का मार्ग अपना सकता था, चाहे वो गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का हो, कोई लेडी हो या कोई जेंट्स हो। यानी जो भक्ति का मार्ग होता था वो सभी के लिए खुला होता था। भक्ति मार्ग की अगर हम चर्चा देखें तो हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, जिसके बारे में हम चैप्टर 12 में देखेंगे। इसमें मेनली जो देखें वो भगवान कृष्ण और उनके भक्त और साथ ही में मित्र हुआ करते थे अर्जुन, उनसे रिलेटेड जितने भी उपदेश वगैरह, जो भी समाज में बुराइयां या जो भी है उनके बारे में बताया गया है। भक्ति मार्ग में अपनाने वाले जो लोग हुआ करते थे वो आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया करते थे। उस समय यानी जो आडंबर वगैरह हुआ करता था, आडंबर लोग फैला के रखते थे समाज में, पूजा पाठ करने की बजाय वो ईश्वर पर ज़्यादा जोर दिया करते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो भी भक्ति मार्ग अपनाना था उनका मानना ये होता था कि जो भी देवी देवताओं हैं उनकी हमें जो पूजा है वो सच्चे मन से करना चाहिए। उसी रूप में हमें, जिस रूप में हम पूजा पाठ करते हैं उसी रूप में हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। जिसे भक्त उसे देखना चाहता है, जिस भी रूप में भक्त उसे देखना चाहता है उसी रूप में उनके दर्शन होंगे। साथ ही में देवी देवताओं मानक रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या फिर अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये उस समय लोगों के विचार थे, जो अलग अलग लोग जो हैं वो प्रस्तुत करते थे अपने अलग अलग विचार। उसके अलावा भक्ति जो था ये एक भज शब्द से बना हुआ था, जिसका भज का मीनिंग हुआ करता था विभाजित करने वाला या फिर हिस्सेदारी करने वाला। इसका जो मीनिंग होता है वो भक्त और भगवान के बीच एक परस्पर संबंध है, जिसमें भक्ति जो होती है या जो भक्त होता है वो भगवान के प्रति उसका काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है। एक भक्त के द्वारा कविता भी लिखी गई जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। साथ ही में देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। लोग जो हैं इन्हें एक विशेष जगहों पर बिठाते थे, इनका पूजा पाठ करते थे, जिन्हें हम मंदिरों का नाम देते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी जाती थी। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला की बात हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में करेंगे। हिंदू जो था, हिंदू वर्ड की अगर हम उत्पत्ति देखें तो हिंदू शब्द इंडिया की तरह ही, जैसे इंडिया वर्ड निकल कर आता है तो वैसे ही निकल कर आता है, सिंधु या फिर इंडस से निकला है। ये अरबों और ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, तो उन्हें उनके धर्म के तौर पर उन्हें हिंदू कहा जाने लगा। अगर हम अन्यंत की बात करें तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जो जन्म था वो बेथलेहम में हुआ था। साथ ही में उस समय जो बेथलेहम हुआ करता था वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फिर उनके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई भी आप लोगों को इस चैप्टर में डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, उनके जवाब आपको मिलेंगे। और ये थोड़ा सा जो कुछ पोर्शन हमारा छूटा हुआ है उसे हम कवर कर लेते हैं। फिर हम अपने सेशंस अगर आप लोग लाइव कहेंगे तो उन्हें लाइव ही कर लिया करेंगे या फिर रिकॉर्डिंग ही कर लिया करेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आप लोग चाहेंगे। और जाते जाते सेशंस को लाइक कर जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।